अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सेल मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस लेक्चर की एक एक्सटेंशन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहाँ का लोकेट होती है, कहाँ का प्रेजेंट होती है, इसके अलावा उसका बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हमने बेसिक्स को डिस्कस किया था। देन फॉस्फोलिपिड्स को हम लोगों ने बड़ा डीपली जो है वो डिस्कस किया था, और प्रोटीन्स के बारे में हमने इंटेग्रल और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं इन दोनों के बारे में हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं अभी तक देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हमारे रह गए थे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेस्ट्रॉल एंड देन फिर कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये दो छोटे छोटे इसके कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि अगर आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो आप आपने हम लोग को यहाँ पढ़ चुके हैं, ये लिपिड्स पढ़ चुके हैं और इसमें प्रोटीन्स होती थी वो पढ़ चुके हैं। इसमें तो वैसे नहीं नजर आ रही शायद, हाँ ये वाली जैसे प्रोटीन्स हैं हमने ये वाली प्रोटीन्स पढ़ ली और ये लिपिड्स भी पढ़ लिए। लेकिन अभी जो हम चीज़ पढ़ने लगे हैं, जो कंपोनेंट पढ़ने लगे हैं, जो बायोमोलिक्यूल पढ़ने लगे हैं, यानी कि जो लिपिड्स में जो ये वाला है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का अगर हम स्ट्रक्चर बात करें तो ये जो आपको रिंग्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, मैं फॉस्फोलिपिड्स के अगर हम देखें तो इसके अंदर इंटरस्पर्स जो हैं, मतलब बीच में जो है वो प्रेजेंट है जिगजैग फॉर्म में, इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो मतलब अटैच नहीं होते हैं, बल्कि वो ऐसा होता है कि वो जो दो जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी जो टेल्स हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लिपिड्स की एक फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल, तो वो भी हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो वो इसके अंदर ही जिगजैग फॉर्म में जो है वो अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा हम इसके स्ट्रक्चरल रोल की फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टेबिलिटी को ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था वो था लेस परमेबिलिटी और सेमी परमेबिलिटी। सो कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो लेस परमेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल एक हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वो नॉन सॉल्युबल है, अनसॉल्युबल है इन वाटर। सो वो वाटर को अंदर एंटर नहीं होने देता सेल के अंदर। सो इससे ये है कि वाटर की जो है ना वाटर एक्सीड नहीं होता इन द सेल मेम्ब्रेन। सो इसका फर्स्ट फंक्शन ये है। सेकंड फंक्शन जो मैंने एक हाईलाइट करके लिखा हुआ, मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। फ्लूइडिटी का मतलब है कि वो फ्लो करता रहता है, जैसे कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो है जो थ्योरीज हैं या जो साइंटिस्ट ने जो बताया है कि किस तरह से इसकी फ्लूइडिटी और किस तरह से मूवमेंट होती है। सो उसमें फ्लूइडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेल मेम्ब्रेन में फ्लो रहे। ठीक है। सो क्या होता है कि जब हमारे पास समर्स होते हैं या टेम्परेचर हाई होता है, या अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर किसी डिजीज़ की वजह से हाई हो, या एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जिसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इस सेल का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो उस हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। और जब जो टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, जब इसका मतलब माइनस में होगा, या जब विंटर्स की बात होगी, या एक्सटर्नल टेम्परेचर जब बहुत कम होगा, सो उस केस में क्या होता है कि इनकी जो है ना ठंड की वजह से इंसान सुकड़ जाता है। ये इंसान जो है ना एक दूसरे के, ये फॉस्फोलिपिड्स एक दूसरे के साथ जो है वो यू नो हम क्या कह सकते हैं, इंडल्ज हो सकते हैं। तो उस केस में फिर कोलेस्ट्रॉल जो है इन दोनों को इंडल्ज नहीं होने देता, इंटरेक्ट नहीं करने देता, इनको अलग अलग अपनी जगह पे रखता है। तो उसके ये दो तीन मेन पॉइंट्स थे। अब जो सेकंड इसमें लास्ट कंपोनेंट रह गया वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें थोड़े माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, बट ऑफ कोर्स प्रेजेंट होते हैं और उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे या फिर हमारे पास लिपिड्स के साथ अटैच होंगे। अगर वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो ऑफ कोर्स अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का मेन कार्ब्स देखें तो उसमें ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ग्लिसराइड्स भी वो कहते हैं। सो सॉरी, ग्लूकोज जो है ग्लिसराइड्स नहीं कहते, बट ग्लूकोज इनका मेन कंपोनेंट है, जो मेन एक ग्लूकोज एक मेन एग्जांपल है। सो अगर अम, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच्ड हो तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। सो ये अलग से या इंडिविजुअली नहीं होते, बट ये जो है ना वो एसोसिएट होते हैं आइदर विद लिपिड्स ताकि वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएं, या फिर प्रोटीन्स के साथ ताकि वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाएं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये रोल प्ले करते हैं कि मार्कर्स के तौर पे, सेल मार्कर्स के तौर पे रोल प्ले करते हैं कि
हर सेल के जो होगी ना, इसकी एक स्पेसिफिक कार्बो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड होगी, जिससे दूसरे सेल को पता चलेगा कि ये सेल कौन सी टाइप का है, कौन सी क्वालिटी का है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एज मार्कर्स और एज रिकग्निशन मार्कर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स जब ये रिकग्निशन के तौर पे एक्ट करेंगे, रिकग्नाइज जब रिकग्निशन के लिए एक रोल प्ले करेंगे, तो उससे कम्युनिकेशन भी होगी और एट द एंड ऑफ द डे एडहेजन भी होगी, कि सेल्स कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे इन सेल्स मार्कर्स की आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन से। सो एक ओवरव्यू था, हमने 2 लेक्चर्स में इसको कवर किया, इसके स्ट्रक्चर को। सो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इस तरह का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर होती है। बाय मतलब 2 लेयर्स होंगी, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। दोनों तरफ में क्या होगा कि जो हमारे पास हेड्स होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, ताकि वो हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट को बियर कर सकें, और जो टेल्स होगी जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर फेयरिंग हैं, वो अंदर की तरफ, ताकि वाटर को किसी ना किसी तरह इग्नोर कर सकें, वो इस तरह से प्रेजेंट होंगी, जो आपको नज़र आ भी रहा है। देन हमारे पास जो सेकंड चीज़ प्रेजेंट होती है, जो एक प्रोमिनेंट फीचर है, वो है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की हमने 2 तरह की टाइप्स पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक हमने पढ़ी थी पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो इसमें अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो इंटीग्रल ही नज़र आ रही हैं। अब इंटीग्रल में भी जो प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास कर जाए, मतलब आर पार हो जाए, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। तो आप इसमें से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये वाली ट्रांस मेम्ब्रेन है। इनका हमें इतना आइडिया नहीं, तो हम इनको छोड़ देते हैं, लेकिन ये दो तो बड़े परमानेंटली और प्रोमिनेंटली जो है वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जबकि ये इंटेग्रल तो हैं, बट ये ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है, ये आर पार नहीं हो रही, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हमारे पास ये वाली जो प्रोटीन है, नज़र भी आ रहा है कि जो बाहर अटैच्ड है, इसके बाहर अटैच्ड है, इनको भी हम लोग पेरिफेरल के तौर पे एक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब जैसे हाँ, ये वाली प्रोटीन आपको नजर आ रही है अंदर तक है, यहाँ तक, तो इसका मतलब है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन नहीं है। जबकि ये वाली प्रोटीन आपको सिर्फ बाहर से अटैच नजर आ रही है, तो ये क्या है, ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है, जो कि बाहर अटैच हुई हुई है, एसोसिएट हुई है, बट कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं हुई हुई। इसके अंदर अब आपको जो पर्पलिश कलर के जिगजैग पैटर्न नजर आ रहे हैं, रिंग शेप, ये कोलेस्ट्रॉल है। इसके अलावा हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स है, जो कि एज अ रिसेप्टर एक्ट करती हैं, जो कि हमने फंक्शंस में डिस्कस कर भी लिया था। इसमें हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, ऑफ कोर्स वी डिस्कस्ड इट अर्लियर। देन हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, और इसमें हमारे पास अब देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। इस तरह से ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, और यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस हमारे पास प्रोटीन्स हैं। तो ये इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था, एक ओवरव्यू था, ताकि आपको सारे लेक्चर का एक समराइज करके समरी समझ में आ पाए। अब एक हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई, जो कि फंक्शंस। सो ज़्यादातर तो हमने इसमें हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम एज मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पे अगेन समराइज करने के लिए दोबारा से डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात, परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, कि ये हर चीज़ को, चाहे आयन वाटर कुछ भी हो, हर चीज़ को ऐसे ही नहीं अंदर आने देती, अपने सेल मतलब सेल के अंदर ऐसे ही नहीं आने देगी। चेक एंड बैलेंस है, एक पोलिसिंग होती है, एक चेक एंड बैलेंस होता है। हर मॉलिक्यूल, हर कंपाउंड उसके अंदर आराम से एंटर नहीं हो सकता, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, बिकॉज उसका जो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें नॉन पोलर भी है, पोलर भी है, कुछ पार्ट्स पोलर हैं, कुछ पार्ट्स नॉन पोलर हैं, जिससे फिल्ट्रेशन हो सकती है और परमेबिलिटी मेंटेन रहती है, तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। सेकंड चीज़ है अटैचमेंट एंड एंकरिंग, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे हमने बात की कि वो एक सेल मार्कर्स के तौर पे या रेगुलेशन मार्कर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, कि उससे ये आइडिया होता है, पता चलता है कि ये सेल कौन सा है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस ऑर्गन या किस ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें, सॉरी, किस ऑर्गन ऑर्गन में प्रेजेंट है, किस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है, इससे सब चीज़ों का आइडिया हो जाता है। सो अटैचमेंट भी परफॉर्म करता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, एज आई सेड, कि वो कम्युनिकेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम से कम्युनिकेट करता है, वो एंजाइम्स कहीं और जाकर इंटरेक्ट करते हैं। सो डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। फिर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जो कि आई थिंक हमने डिस्कस नहीं किया,
कि सेल के अंदर जो हमारे पास सेल के अंदर जो कंपाउंड्स या जो चीज़ एंटर होती है उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जो सेल से बाहर जाती है उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एज अ किसी भी मेम्ब्रेन फील्ड हम कह सकते हैं वैक्यूल या एक पाउच के तौर पे, तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सो इसके कुछ फंक्शंस थे जो कि ज़्यादातर बुक्स में सिमिलर ही हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।